देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तराखंड आज 21 साल का हो गया है। आज राज्य का स्थापना दिवस है और इस मौके पर देहरादून और सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम रखा गया। देहरादून में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधान भवन में भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। लेकिन 21वें स्थापना दिवस पर फिर से सवालों की बौछार हो रही है। ये स्थापना दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सूबे के 21 साल और 22 का सवाल, क्योंकि भाजपा सरकार चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ चुकी है। अगले साल स्थापना दिवस कौन सा राजनीतिक दल मनाएगा, ये अब जनता को तय करना। उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी को आप देख सकते हैं, जो अपने शौर्य का परिचय दे रही है। इसके साथ ही नागरिक पुलिस का दल है, पीएससी दल, पीएससी महिला दल, पुलिस संचार विभाग, दंगा नियंत्रण दल, फायर ब्रिगेड, सीपीयू दल। इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो 8 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि ये 21 बरस का जब उत्तराखंड हुआ तो कितना भव्य जश्न मनाया गया। और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया। जिन आंदोलनकारियों को अभी तक 3100 रुपए पेंशन के मिलते थे, अब उन्हें 4500 रुपए दिए जाएंगे। जिन्हें 5000 पेंशन दी जा रही थी, उन्हें 6000 रुपए अब दिए जाएंगे। राज्य की प्राप्ति में हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके बीच में से लगातार ये बातें आती थी। और मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर 1 दिसंबर 1994 को खटिमा में सबसे पहले गोलीकांड हुआ था और उनकी पीड़ा, उनकी भावनाएं और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आज हमारी सरकार ने तय किया कि आंदोलनकारियों की जो 3100 पेंशन थी उसको 4500 किया गया है और साथ में जो 5100 पेंशन मिलती थी उसको हमने 6000 किया। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। राज्य के साथ ही केंद्र सरकार का भी उत्तराखंड पर पूरा फोकस है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भी बजट अवमुक्त कर दिया गया है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की संकल्पना हमारे हर आंदोलनकारी के मन में रही है। जन भावनाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। अब हम गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं को विकास की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था बहुत जरूरी है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों तथा आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। आप सभी देवतुल्य उत्तराखंड वासियों का भी अभिनंदन, जो राज्य की प्रगति एवं विकास में योगदान दे रहे हैं। मैं पुलिस विभाग के इस अनुशासित
एवं भव्य पुलिस परेड के प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्र की कानून व्यवस्था की नींव पुलिस है। देश के संविधान के अनुसार कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना पुलिस का दायित्व है। स्थापना दिवस के मौके पर सराहनीय काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। सराहनीय कार्य के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। श्रीमती विमला गुजियाल, और स्थापना दिवस के मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस के कामों की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस की वार्षिक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। डीजीपी ने कहा कि 21 साल के भीतर पुलिस काफी आधुनिक हुई है। पिछले 21 सालों में उत्तराखंड पुलिस ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था संबंधित एसडीजी इंडेक्स में नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया है। पिछले वर्षों में देश के 16,000 थानों में से उत्तराखंड के 3 थाने। स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड शासन की विकास पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इस पुस्तक में सरकार की योजनाओं की जानकारी है, जिसमें यह बताया गया है कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यक्रम में क्या काम किया और भविष्य में सरकार की क्या योजनाएं हैं। और स्थापना दिवस कार्यक्रम गैरसैंण में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। सीएम ने क्षेत्र के विकास में करोड़ों रुपए की घोषणाओं का लोकार्पण किया। उत्तराखंड राज्य जो हमारे शहीदों का सपना था, हमारे आंदोलनकारियों का जो सपना था, उसके अनुरूप हम इस राज्य का निर्माण करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के लिए जो विजन दिया है कि ये दशक जो हमारा तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। मैं तमाम प्रदेशवासियों को इसलिए भी बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने इस 21 साल में बहुत काम किए भी हैं और आगे करेंगे भी। मैं उन तमाम शहीदों को भी नमन कर रहा हूँ जिनकी शहादत के बदौलत हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला। और याद करना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी को कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया। चूँकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ, तो इसलिए आंदोलनकारी साथियों को भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको भी साधुवाद दे रहा हूँ। तो स्थापना दिवस के मौके पर राजभवन में भी हुए कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि उत्तराखंड लगातार बदल रहा है। और इस मौके पर टिहरी में भी प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और रोजगार मेले का शुभारंभ किया। उधर पौड़ी में भी स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पौड़ी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत की। स्थापना दिवस के मौके पर काशीपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आपने सरकार से 21 साल के हिसाब मांगा, तो वहीं कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवी मंदिर से तहसील तक नारेबाजी करते हुए जन आक्रोश पद यात्रा निकाली। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड की स्थापना को 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सूबे की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उधर आप नेता अजय कोठियाल मसूरी पहुंचे। उन्होंने शहीद स्थल पर जाकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोठियाल ने राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। इसके साथ ही अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड को जिन उम्मीद के साथ अलग राज्य बनाया गया था, वो आज भी अधूरी है। 21 साल पहले जो सवाल होते थे, आज वो बन रखे हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल। और ये सब वो आंदोलनकारी जो हैं, वो बेचारे दुखी होकर के देखते रहते हैं कि क्या फायदा हुआ हमने कुर्बानी दी, क्या फायदा हुआ कि हमने जान दी, क्या फायदा हुआ महिलाओं के साथ में बुरा हुआ मुजफ्फरनगर कांड में। इसके बाद में क्या हमको दुखी होकर के अपने कब्रों में बैठना चाहिए? शायद 21 साल के बाद में हमें दोबारा से एक आंदोलन बोलूंगा करने की नौबत आ रखी है, या वापस 21 साल पहले जाने की जरूरत है।
उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक भाजपा और कांग्रेस कई बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस से 21 सवाल पूछे हैं। आपको दिखाते हैं कि आपने 21 सवाल कौन कौन से पूछे हैं। पहला सवाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दागा गया है, देखिए वो ये है कि प्रदेश की स्थायी राजधानी अब तक क्यों नहीं बन पाई है। इसके अलावा गोलीकांड के दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं दिलाई जा सकी है। सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा गया है कि यूपी में परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। प्रदेश में मजबूत भू कानून क्यों नहीं बन पाया है। और पांचवा सवाल जो है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की गारंटी क्यों नहीं है। आज भी महिलाएं इलाज नहीं मिल पाने से सड़क पर दम क्यों तोड़ रही हैं। छठा सवाल पूछा गया है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार क्यों नहीं हो पाया है। इसके अलावा सातवां सवाल दागा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उत्तराखंड के स्कूल खस्ता हाल क्यों है, युवा पलायन को क्यों मजबूर है, सभी गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंच पाई है। जो और सवाल पूछे हैं वो ये हैं कि प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को क्यों मजबूर हो गई है, गांव में पानी की समस्या दूर क्यों नहीं हो पाई है। और जो 12वां सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से दागा गया है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ये है कि जनता बदहाल है और नेता मालामाल कैसे हो गए हैं। अगला सवाल ये है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ पाए हैं। अगला सवाल ये पूछा गया कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश क्यों नहीं बन पाया। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि खेती और बागवानी के विकास के लिए ठोस नीति क्यों नहीं बन पाई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित क्यों नहीं हो पाई हैं। सवाल पूछा गया कि करप्शन के आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सवाल ये भी पूछा गया कि प्रदेश के आम लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों काटने को मजबूर हैं। 19वां सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि राज्य अब भी करोड़ों का कर्ज लेने को मजबूर क्यों हो गया है। 20वां सवाल है कि मातृ और युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए नीतियां क्यों नहीं बन पाई हैं। 21वां और आखिरी सवाल ये है कि आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये 21 सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों से पूछे गए। 70 का संग्राम में अब बात नैनीताल की रामनगर विधानसभा सीट की करेंगे। इस बार जनता का मूड क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। नैनीताल की रामनगर विधानसभा सीट राजनीतिक तौर पर हॉट सीट मानी जाती रही है। इस सीट पर 2002 में कांग्रेस के योगेंद्र सिंह रावत चुनाव जीते थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद विधायक योगेंद्र सिंह रावत ने ये सीट नारायण दत्त तिवारी के लिए खाली कर दी थी, जिसके बाद एनडी तिवारी इस सीट से विजयी हुए थे। रामनगर विधानसभा सीट से नारायण दत्त तिवारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत चुनाव लड़ चुकी हैं। इस सीट पर अब तक 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। रामनगर सीट पर 2002 में कांग्रेस का दबदबा रहा। 2007 में भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट चुनाव जीते थे, जबकि 2012 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमृता रावत की जीत हुई थी। मगर 2017 के चुनाव में भाजपा ने फिर से बाजी मारी और दीवान सिंह बिष्ट विजयी हुए। दीवान सिंह बिष्ट को लगता है कि जनता 2022 के चुनाव में भी इनका ही साथ देगी। जो कोसी में गंदा सीवर गिरता था, गंदा पानी गिरता था, उसको ट्रीटमेंट करके साफ करके सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और इसी प्रकार से पर्यटन के रूप में रामनगर को हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं की हैं जिससे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। भाजपा इस सीट पर 2002 के बाद लगातार दीवान सिंह बिष्ट पर दांव खेलती रही। इस बार भी उम्मीद है कि भाजपा दीवान सिंह बिष्ट को ही उम्मीदवार बनाएगी, मगर इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है, क्योंकि कुमाऊं में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी यहां पर काफी सक्रिय है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर 2017 में हुए चुनाव में नतीजा क्या रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के रणजीत सिंह रावत चुनाव हार गए थे। दीवान सिंह ने रणजीत रावत को 8,611 वोटों से शिकस्त दी थी। अब आइए आपको दिखाते हैं कि रामनगर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण किस तरह से है। इस सीट पर करीब 32% ठाकुर मतदाता हैं, जबकि 23% ब्राह्मण मतदाता, एससी मतदाता 21% हैं, मुस्लिम मतदाता 22% के करीब हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण काफी हावी रहता है। इसके बाद
विधायक दीवान सिंह बिष्ट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उनके इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कोशिश की है कि जो हमारे नौजवान बेरोजगार उनको स्वरोजगार के माध्यम से मिले। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा हमारा जो लाइट एंड शो होना है, हमडंडा पे उसका भूमि चिन्हित की गई है। सफारी जोन जरूर, वो जिप्सी से जो टूरिस्ट लोग वन्यजीव देखने जाते हैं वो ज़रूर बना है। वो कोई इतनी बड़ी योजना नहीं है, वैसे तो कम से कम 10-12 जोन रामनगर क्षेत्र में बनने चाहिए। और जहाँ तक रही बात अन्य सड़कों की, वो कह रहे हैं कई सड़कें, तो सड़कों में मैं और मेरे साथी ने पूरे बरसात में धान लगाई हैं। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि रामनगर की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। बड़ा मुद्दा है बस स्टैंड। पर्यटन नगरी होने के बावजूद भी रामनगर अभी तक पर्यटकों के लिए बस स्टैंड नहीं बन पाया, ठीक नहीं हो पाया है। बरसात के दिनों में बरसाती नालों पर पुल नहीं होना भी समस्या है। खनन के वाहनों से हादसे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसके अलावा बेरोजगारी के चलते पलायन भी हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी लगातार जो लोगों की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।